हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इस पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, बिहेवियरल ज्योग्राफी, इसके अलावा जो हमारा रेडिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने अपना डिटेल्ड डिस्कशन कर लिया था। इस डिस्कशन में हम लोगों ने ये भी समझा कि आखिर में ये जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं ये क्या कहते हैं, और आखिर में ये जो स्कूल ऑफ थॉट हैं इनका डेवलपमेंट हुआ किस तरीके से है, क्या वो समाज में जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही थी उस समय जिसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है हमारे इस अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट में, जहाँ पर कहीं पर कैपिटलिज्म डोमिनेट कर रही थी और कहीं पर हमें कम्युनिज्म डोमिनेट होती हुई देखने को मिल जाती है। इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं जो हार्टशोन का एक आइडिया था एरियल डिफरेंशिएशन का, वो वापस से एक बार फिर से उजागर होता है, एक बार फिर से जोग्राफर्स के द्वारा फोकस किया जाता है, और फिर एक नया स्कूल ऑफ थॉट ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के फॉर्मेट में हमें देखने को मिल जाता है। सो इतने सारे पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन नेचर और जियोपॉलिटिक्स इन सभी का किस तरीके से अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट में डेवलपमेंट देखा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वेलफेयर ज्योग्राफी को लेकर के। अब जरा ध्यान से समझना है और ध्यान से ही समझते हैं। सुनो, 1990s के दौरान में अब हमें एक चीज़ देखने को मिल गई थी कि कोल्ड वॉर लगभग ख़त्म थी, क्योंकि 1990s में वही डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत हो जाती है, यूएसएसआर हो जाती है, और फिर कंट्रीज़ निकल करके अलग अलग तरीके से आ जाती हैं, जैसे सेंट्रल एशिया की हो गई, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फलाना फलाना। इसके अलावा यूक्रेन अपना एक अलग साइड चला गया। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन के बाद अब जो हमारा एक वर्ल्ड एक बाईपोलर वर्ल्ड हो करके रखा था, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, यानी वही यूएस और यूएसएसआर दोनों में से किस तरफ हम लोग बढ़े आगे, अब वो एक कह सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक हो गया था, या यूं कहा जाए कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि ये कहने के लिए मल्टीपोलर है, बट था ये यूनिपोलर। यहां पर अब हमें यूएस की एक डोमिनेशन देखने को मिल जाती है, और अब एक चीज ये देखने को मिल गया कि अब हमें युद्ध नहीं करना है, क्योंकि युद्ध करने से कहीं ना कहीं जिस धरती पर युद्ध हो रहा है वहां पर नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। कोरियन वॉर के दौरान में, प्लस ईरानियन रिवॉल्यूशन, और तमाम जो वियतनाम वार वगैरह जैसी चीज़ें हुई थी, इन सब के बाद में वर्ल्ड ने एक चीज़ सीख लिया था कि हमें अब इस जियोपॉलिटिक्स को लेकर के नहीं चलना है, बल्कि इस जियोपॉलिटिक्स की जगह हमें यहाँ पर मतलब एक जियोपॉलिटिकल डोमिनेशन की जगह हमें अब फोकस करना होगा इकोनॉमिक डोमिनेशन के ऊपर में। और इकोनॉमिक डोमिनेशन का हमें रिजल्ट देखने को मिला कि अब ग्लोबलाइजेशन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रही थी। हालांकि जो ग्लोबलाइजेशन है वो अमेरिका और यूरोप में तो बहुत पहले ही हमें देखने को मिल जाता है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत ही हुई थी। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत है, या यूं कहा जाए कि ग्लोबलाइजेशन का जो एक एरा है, वो हमें एशिया में देखने को मिलता है 1970s 1980s के दौरान में, जहां पर साउथ ईस्ट एशिया आज़ाद होता है, और आज़ाद होने के बाद में यह अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है आसियान के नाम से। आसियान के नाम से अब ये एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन जाती है, और फिर ये लोग अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जैसे अमेरिका या यूरोप, इन लोगों को एक चीज़ देखने को मिली कि अगर मुझे अपना ट्रेड बढ़ाना है, अगर मुझे अपना इकोनॉमिक डोमिनेशन बढ़ाना है, कहीं ना कहीं हमें साउथ ईस्ट एशिया, आसियान या साउथ एशिया, इनके साथ में इंटीग्रेट होना पड़ेगा। और साथ ही साथ में जो इंडियन ओशियन है, यहाँ पर भी लगातार ट्रेड बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना डोमिनेशन दिखाने की कोशिश कर ही रहे थे, और इसी वजह से आसियान और जो ये ग्लोबलाइजेशन का फेज़ हमें एशिया में देखने को मिलना शुरू हो जाता है। 1990s के बाद इनफैक्ट हमारे यहाँ इंडिया में भी एलपीजी रिफॉर्म हो जाता है, और उसके पीछे के तमाम बैकग्राउंड वगैरह होते हैं गल्फ वॉर वगैरह को लेकर के। एलपीजी रिफॉर्म के बाद इंडिया भी ओपन टू ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, और ग्लोबलाइजेशन के बाद अब यहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं।
इकोनॉमिक डोमिनेशन, या यूं कहा जाए कि जो इकोनॉमिक ट्रेड हो रहे थे, इस इकोनॉमिक ट्रेड में सारी कुछ चीज़ें तो अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कैपिटलिज्म का जो इल इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा था इन अ फॉर्मेट ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और इस वजह से कुछ लोग, जो रिच लोग थे वो बहुत आगे बढ़ते गए, और जो पुअर लोग थे वो और ज़्यादा पुअर होते चले गए। तो रिच और पुअर के बीच में जो एक गैप है वो लगातार बढ़ते जा रहा था। अब यहाँ पर कंट्री के जो लीडर्स थे उन लोगों ने एक चीज़ देखी कि यार देखो, अगर मुझे अपना ग्रोथ करना है तो ग्रोथ कभी भी क्वांटिटेटिव ग्रोथ ही सिर्फ हम नहीं कर सकते हैं, हमें क्वालिटेटिव मैनर में भी चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्वालिटेटिव चीज़ों में देखने के लिए एक पैरामीटर यूज़ किया गया जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये क्वालिटेटिवली चीज़ों को एनालाइज करता है, और इस क्वालिटेटिव एनालिसिस को लेकर के ही, इस ग्रोथ को ही लेकर के ही एक स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वेलफेयर ज्योग्राफी या वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट। सो वेलफेयर का मतलब ये समझ में आ गया होगा कि अब ये क्वांटिफिकेशन के भी खिलाफ होगा, और साथ ही साथ में जो इकोनॉमिक डोमिनेशन है यानी लोकेशनल एनालिसिस है इसके भी खिलाफ में होगा, और ये मेन फोकस करेगा क्वालिटी वर्क को लेकर के। सो यहाँ पर एज क्वांटिटेटिव एंड लोकेशनल एनालिसिस इज सिमिलर टू कैपिटलिस्टिक पॉलिसी, इट क्रिएटेड मैनी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड वेलफेयर अप्रोच इज डेवलप्ड टू मेक पॉजिटिव चेंजेस ऑफ कॉमन मैन। इट डील्स विथ द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जैसे कि जो इनइक्वालिटी हो गई थी, जो गरीबी थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, वुमेन इन्फीरियॉरिटी हो गई, क्राइम हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, या इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट आगे जा कर के ये स्कूल ऑफ थॉट और ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पर अब हैप्पीनेस और तमाम तरीके की चीज़ों को भी देखा जाना शुरू कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल होता है कि आप इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हों, हो सकता है सोशली भी आप काफ़ी अच्छे हों, और इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग हो, यानी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीनों ही तरीके से आप स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हो सकता है कि आप खुश ना हो सकता है आप कि पूरी तरीके से सेटिस्फाइड ना हो, और उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि आप हैप्पी नहीं है। आपको सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिल तो गई हैं, बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी देन ऑब्वियसली जो हम लोग वेलफेयर ज्योग्राफी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव लेकर के चल रहे थे वो फुलफिल नहीं होता है। जैसे अगर आप चाइना में देखेंगे तो चाइना में इनकम बहुत अच्छी है, पीपल आर यू कैन से सोशली दे आर वेल एडवांस्ड, बहुत एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी एडवांस्ड, बट स्टिल कहीं ना कहीं दे हैव ओलंपिक मेडल्स, दे आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, दे आर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी, दे आर वेरी गुड इन मैन्युफैक्चरिंग, दे आर वेरी गुड इन, मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में लगभग उनको काफ़ी अच्छा दर्जा देखने को मिल जाता है, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। जहाँ के बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंटिंग नहीं होती है, या फिर जो उनको एक अफेक्शन चाहिए, जो एक उनको एक लव चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। एंड सेम गोज विद द पेरेंट्स ऑल्सो, कहीं ना कहीं जो एक सोशल एंगल है, जो एक अफेक्शन का एंगल है, वो मिसिंग होता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जा रहा है कि यहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स काफ़ी पुअर देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेलफेयर अप्रोच है ये कंटिन्यूअसली अपने आप को अपडेट करते रहता है, कंटिन्यूअसली अपने आप को और भी सारे पैरामीटर्स में इंटीग्रेट करते रहता है। तो वेलफेयर अप्रोच, वेलफेयर ज्योग्राफी ये हमेशा अपडेट होते रहेगी, एंड दिस वुड अगेन बिकम अ कंटेम्प्रेरी अप्रोच। ये हमेशा कंटेम्प्रेरी अप्रोच बन करके रहेगा, और इस अप्रोच को हम लोग दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। हम लोग स्टडी कर सकते हैं इसे डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के जरिए, और इसके अलावा प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच के जरिए। आखिर है क्या चीज़ ये दोनों, जरा समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जरा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच को लेकर के। क्या हो सकती है डिस्क्रिप्शन? अभी तक जो हम लोगों ने ज्योग्राफी में डिस्क्रिप्शन पढ़ा था वो डिस्क्रिप्शन थी अबाउट द यूनिकनेस, किसी भी रीजनल एस्पेक्ट की क्या खास बातें होती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके यूनिकनेस क्या है, उसकी इडियोग्राफी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी में देख रखी थी। अगर हम वेलफेयर के लिए अगर डिस्क्रिप्टिव को बात करें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आप हर एक एंगल, हर एक डायमेंशन को ओपन कर दें। हर एक डायमेंशन को ओपन करने का मतलब कि अगर मान लो किसी भी
वेलफेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस वेलफेयर में आखिर वो कौन होगा जो उस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए, मान लो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को मुझे मान लो राइट टू एजुकेशन देना है, या राइट टू एजुकेशन मान लेते हैं। सो सबसे पहले राइट टू एजुकेशन के लिए ये मतलब पैरामीटर रहेगा कि आखिर में वो कौन से लोग होंगे जिनको कि हम राइट टू एजुकेशन के अंडर कंसीडर करेंगे। तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि ठीक है, अप टू 14 ईयर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हम राइट टू एजुकेशन के अंडर कंसीडर करेंगे। सो हु के अंदर आ जाएगा आइडेंटिफाइंग द सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन टू हुम शुड गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और गिव ओवर बर्डन। तो यहां से हमें आइडिया लग गया कि कौन कवर होगा किसी भी स्कीम के अंडर में, हु इज गोइंग टू बी कवर्ड। इनफैक्ट अगर आप अपने किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को देखेंगे तो वहां पर भी सबसे पहले यही लिखा होता है कि आखिर में कौन सा सेक्शन है जो इस मतलब स्कीम के अंडर में कवर होने वाला है। दूसरी चीज होती है कि आखिर में जो कवरेज है इससे मिलेगा क्या, व्हाट। तो यहां पर जो कैटेगरी है उसको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। जैसे राइट टू एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने देखा, तो यहां पर पता चला कि चलो ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन जो होगी फ्री एजुकेशन मिलेगी, प्लस साथ में मिड डे मील मिलेगा, कपड़े किताबें ड्रेस सब कुछ यहां पर फ्री में दिया जाएगा। तो यहां पर व्हाट का मतलब हो गया हु गेट्स व्हाट। व्हाट शुड बी गिवन टू द टारगेटेड पॉपुलेशन। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कपड़े हो गए, फूड ग्रेन हो गए, घर हो गया, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अभी हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम जो चल रही है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, अच्छा ठीक है चलो आप लोग ये बताइए, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम जो बनाई गई है वो किस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या किस इंटरनेशनल स्कीम से प्रेरित होकर के, इन्फ्लुएंस होकर के बनाई गई है हमारे इंडिया में, है ना। तो अभी रिसेंट की तो स्कीम है 2000 आई थिंक 16 या 17 में आई गई थी। तीसरा होता है यहां पर कि वेयर, यानी कि जो बंदा बेनिफिट पा रहा है वो कहां बेनिफिट पाएगा। हु गेट्स, वेयर इट डील्स विद आइडेंटिफाइंग द रीजन ऑफ द टारगेट एंड वेलफेयर शुड बी बेस्ड ऑन द रीजनल स्पेसिफिक। अब जैसे मान लो कि अगर मुझे, जैसे राइट टू एजुकेशन तो चलो ठीक है कि एक जनरल पर्सपेक्टिव का हो गया, लेकिन कई सारे ऐसे स्कीम्स भी होते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लिए ही सिर्फ होते हैं, या हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर एरिया के लिए ही रहे, ठीक है। जैसे ट्राइबल हो सकते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हो सकते हैं कि बैकवर्ड क्लास के लोग रहे, हो सकता है किसी एक स्टेट स्पेसिफिक के लिए रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये अब वेयर का एक फंडा आ जाता है जो कि रीजन स्पेसिफिक रहेगा। livelihood and requirement of the different region are different. For example, city planning model cannot be implemented in the village plain area development program, not suitable for hilly area. Similarly, desert area development program would be only for the desert area. तो कहीं ना कहीं जो रीजन स्पेसिफिक प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोग यूज़ कर सकते हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के। सो जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1972 में चलाया गया था, दिस वाज द इम्पॉर्टेंट प्लान, और ये प्लान के ज़रिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें वेयर का आइडिया देखने को मिल जाता है। फिर लास्ट ऑप्शन यहाँ पर होता है हाउ, मिलेगा कैसे। या तो ये देखो टॉप डाउन अप्रोच हो सकती है या फिर बॉटम अप अप्रोच भी हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ होते हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, और कुछ होती हैं जो स्टेट सेक्टोरल, सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम्स होती हैं। तो यहाँ पर हाउ का आइडिया यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब देखो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि वेलफेयर अप्रोच का एक डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्या होगा, जहाँ पर हम बेसिकली अलग अलग डिमेंशंस को ओपन कर रहे हैं और एक तरीके की डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि कौन सा बंदा किस तरीके से, कहाँ पर और कैसे सारे बेनिफिट्स को अवेल कर सकता है, कैसे चीज़ों को लेकर के आ सकता है। बात समझ में आ गई क्या चीज़ है। अब देखो आप लोग जो है वो इसको अलग अलग तरीके से मतलब स्कीम के फॉर्मेट में देख सकते हैं। मेरा एक यहाँ पर आप लोगों से सवाल है और कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप लोग बताइएगा। अभी रिसेंट में जैसे अगर आप देखेंगे कि बिहार में जैसे कि डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे पिछले बजट में, अगर आप देखेंगे तो, या फिर अगर आप जो मतलब ये स्कीम बनाई गई थी, व्हाट इज़ दैट नेम, तेलंगाना की जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाई गई थी पोलावरम डैम पर, पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। आपको ये बताना है पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कैसे वेलफेयर अप्रोच को
फॉलो कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं ऐसा स्कीम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बेनिफिट द रीजन स्पेसिफिक ऑफ तेलंगाना, मतलब जहां पर भी है तो ये रीजन स्पेसिफिक को किस तरीके से यहाँ पर फोकस करने वाला है, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द रीजनल डेवलपमेंट, कैसे रीजनल डेवलपमेंट की ओर में अग्रसर रहेगा, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताइएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस। एंड ऑब्वियसली इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली है तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव मॉडल का ही हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले होंगे। चलो, सो डिस्क्रिप्टिव आइडिया समझ में आ गया क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अप्रोच है दैट इज प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच में याद करिए हम लोगों ने बात किया हुआ था जियोमॉर्फोलॉजी के दौरान में कि जो स्लोप डेवलपमेंटल थ्योरीज होती हैं वो हमारी दो तरीके की होती हैं, बेसिकली तीन होती हैं, लेकिन प्राइमरली हम लोग दो तरीके से ही देखते हैं। एक होती है जिसमें हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच होती है, जहाँ पर हम क्रोनोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंटल हो रही है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। और दूसरी होती है जो प्रोसेस बेस्ड होती है, जहाँ पर प्रोसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बजाय कि जो क्रोनोलॉजी होती है। बेसिकली वही टाइम एंड स्पेस वाली कहानी यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा पहले डिस्क्रिप्टिव अप्रोच को लेकर के, यू कैन कंसीडर दिस एज टाइम बेस्ड, आप इसको टाइम बेस्ड के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरा हमें देखने को मिल जाता है जो हमारा प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है, जहाँ पर प्रोसेस पर मेन इंपॉर्टेंट, मतलब प्रोसेस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब प्रोसेस पर क्या हो सकती है, प्रोसेस को लेकर के अलग अलग तरीके की हमारी धारणाएं बनी हुई है, अलग अलग तरीके की यहाँ पर हमें अप्रोच देखने को मिल जाती है। अब एक बात यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मुझे वेलफेयर करना है, सो वेलफेयर करने का मतलब क्या है, रिसोर्स लिमिटेड है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, गैप बढ़ते जा रहा है रिच और पुअर के बीच में, रीजनल जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है डिस्पैरिटी में बदल चुका है। तो हर एक एरिया अपने आप में बराबर नहीं रह गया है। कुछ है जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, बेंगलोर जैसे, हैदराबाद, या फिर कुछ एरियाज़ हैं जो मिनरल रिसोर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कह लीजिए रिच हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह हो गया। कुछ एरियाज़ है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ज़्यादा लगी हुई है, जैसे झारखंड वगैरह हो गई। और कुछ एरियाज़ हैं जो अभी भी बैकवर्ड रह गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह का एरिया हो गया। तो आखिर में कैसे मैं वेलफेयर को इंश्योर करूं? वेलफेयर के लिए केवल और केवल स्कीम ही नहीं ले आ सकते हैं, हमें यहाँ पर प्रोसेस पर भी ध्यान देना होगा। और प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ इस तरीके की स्कीम ले आनी पड़ेगी, कुछ तरीके लाने पड़ेंगे, कुछ मॉडलिंग करनी पड़ेगी जिससे रिसोर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग रिसोर्स तो नया क्रिएट कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो काम कर सकते हैं। या तो जिनके पास में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं उनसे हम रिसोर्स को लेकर के हम लोग, जो पुअर क्लास है, दोज हु डू नॉट हैव द एक्सेस टू द रिसोर्स, हम लोग उसको डिलीवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इनकम टैक्स के अलग अलग स्लैब होते हैं। तो जो जितना ज़्यादा कमा रहा होगा उससे उतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, और अल्टीमेटली जो भी गवर्नमेंटल स्कीम्स हैं उसके थ्रू जो पुअर क्लास है उसको बेनिफिट पहुंचा दिया जाता है। इनकम टैक्स के अलावा ऐसा ही आप देख सकते हैं कि एक तो ये हो गया कि वी कैन स्नैच सम ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम दोज हु हैव ईजी एक्सेस, और कुछ होंगे जो ईजी एक्सेस नहीं है उनको हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। तो ये तरीका बन सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है रिसोर्स रीजनरेशन को लेकर के। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा एग्जांपल आ रहा है जो रिसोर्स रीजनरेशन को लेकर के हो? सोचिए, क्या हमारे पास में कोई ऐसा एग्जांपल है जो रिसोर्स रीजनरेशन के ऊपर में बात करे? अभी बात करते हैं। देखो, प्रोसेस अप्रोच में दिमाग हमेशा सोचते रहिए, मैं आप लोगों को इसीलिए स्पेस देता हूं कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचते रहें कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे हो रही हैं। प्रोसेस पर सोचना है, अभी मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। तो प्रोसेस अप्रोच के बारे में बात करें तो इट डील्स विद हाउ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एग्जिस्ट इन सोसाइटी, वाई द रिचर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज गेटिंग रिचर डे बाई डे एंड द पुअर आर गेटिंग पुअर डे बाई डे। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके के कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाते हैं। एक होती है जो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का कंसेप्ट होती है, और दूसरी होती है जो स्मिथ एंड नॉक्स का आइडिया हमें देखने को मिल जाता है। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी कंसेप्ट जो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वी कैन स्नैच सम ऑफ द रिसोर्सेज
from those who have easy access to the resource and will redistribute those resources to them those who have मतलब जिनको एक्सेस नहीं मिल पा रही है उसको लेकर के। सो पैरेटो एक साहब थे जिन्होंने या पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का अपना एक आइडिया दिया था कि पुअर पीपल कैन नॉट हैव सस्टेन्ड और गेट better without the expense of rich people. Someone must be compromised for the betterment of the others and Pareto supported the special treatment of poor for welfare जैसे सब्सिडी स्कीम फॉर पुअर या फिर जो अलग अलग तरीके से हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, इनकम टैक्स वगैरह भी एक तरीके का हो गया पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का ही कंसेप्ट। समझ में आया क्या है? अब देखो, अगर आपने सोच लिया कि वेलफेयर का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था कि वी कैन स्नैच सम ऑफ द रिसोर्स, है ना, दूसरा तरीका हो सकता है रिसोर्स रीजनरेशन को लेकर के। सोचिए, हम लोग आज की डेट में कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं, जैसे सोलर हो गई या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हो गई, फलाना फलाना एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भी सोलर पैनल लगवा रहा है उसको हम लोग सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी खरीद रहा है उसको सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। और स्टेट टू स्टेट सब्सिडी इसीलिए वैरी भी करता है क्योंकि हर एक स्टेट की स्टेट जीडीपी बराबर नहीं है, कुछ है जो बहुत आगे, कुछ है जो काफ़ी पीछे, एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पर हमें अलग अलग तरीके की सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती है। और यही सब्सिडी रिसोर्स रीजनरेशन के दौरान में यूज़ की जा रही है, एंड दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली वी कैन से कि हम इस तरीके से भी इस प्रोसेस के थ्रू भी अल्टीमेटली वेलफेयर अप्रोच को अचीव कर सकते हैं। वी कैन डू दिस थिंग। इनफैक्ट एग्रीकल्चर में देखेंगे तो हम लोग यूरिया को देखते हैं कि वहाँ पर सब्सिडी बेस्ड यूरिया, सब्सिडाइज्ड न्यूट्रिएंट मिलता है, और वही अगर मान लो कि न्यूट्रिएंट की किसी दूसरे को ज़रूरत है तो फिर उसको पूरा पैसे देने पड़ जाते हैं। तो ये भी एक तरीके का वेलफेयर अप्रोच ही हमें देखने को मिल जाता है। बात समझ में आ रही है क्या है? स्मिथ एंड नॉक्स का अगर आइडिया बात करें तो स्मिथ ही वॉज द फर्स्ट जोग्राफर हु कॉइंड वेलफेयर जोग्राफी। ये जो वेलफेयर जोग्राफी का कंसेप्ट है ये पहली बार इनके द्वारा ही अपनाया गया था। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था वेलफेयर जोग्राफी। अ क्वांटिटेटिव टूल जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, कहीं ना कहीं दिस इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ द लाइफ, और इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन सब चीज़ों की इस्तेमाल किया जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली और ज़्यादा फोकस की गई हमारे इस वेलफेयर जोग्राफी के तहत। और अल्टीमेटली समाज में आज की डेट में जो प्रॉब्लम है दैट इज़ रीजनल डिस्पैरिटी या इनकम इनइक्वालिटी, इन सब चीज़ों पर मेन फोकस किया जा रहा है, एंड दैट इज़ अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड दिस। तो ये हमारा पूरा पार्ट होता है कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म पर कई सारे क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं। क्या होता है पोस्ट मॉडर्निज्म? सुनो ध्यान से। पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब होता है कि हर चीज़ पर एक क्रिटिसिज्म करना। हर चीज़ पर जो हम लोग क्रिटिसिज्म करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म का मतलब होता है जहाँ पर हम नई चीज़ों को लेकर के आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हम लोग ईडियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर हम लोग तुरंत बात करने लगे क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की, जैसे कि मॉडल मेकिंग वगैरह। सो मॉडल मेकिंग एक अलग तरीका हो गया और इसको हम लोग बोलेंगे ये मॉडल मेकिंग हमारा मॉडर्निज्म हो गया। इस मॉडर्निज्म में ही अगर मान लो जैसे क्वांटिफिकेशन जो हम लोगों ने की गई, अब आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये फिर से मॉडर्निज्म बन जाएगी। समझ में आ रहा है क्या है? सो मॉडर्निज्म इज कंटिन्यूअसली जो हम लोग चीज़ों में अपग्रेडेशन करते रहते हैं। और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? इट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्निज्म। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के तौर पे द ग्रेट इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड्स एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड दैट हैड एक्यूमुलेटेड by the middle of 18th century by a new style of geographical writing। अब देखो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं इनमें जैसे कि जेम्स हटन हो गए या फिलिप बुआश हो गए या फिर इसके अलावा बॉशिंग हो गए, कॉनराड हो गए, इमैनुअल कांत हो गए, फलाना फलाना। अब इसको लेकर के एक राइटअप है जो तो पोस्ट मॉडर्निज्म डज नॉट फॉलो मॉडर्निज्म in a chronological order. Modernism and postmodernism exist next to each other, but there is no conflict between the two trend. Postmodernism ये destruction of modernism है। अब यहाँ पर मॉडर्निज्म को जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एब्सोल्यूट ट्रूथ लॉजिकल होती है, रेशनल होती है, साइंटिफिक होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, और इस चीज़ को चैलेंज किया गया था जीन फ्रैंकोइस के द्वारा
लॉयटॉर्ड, माइकल फोकॉल्ट, जिगमंड बॉमैन, इन सब लोगों के द्वारा यहाँ पर चैलेंज किया गया था। ये डेवलप होता है लेट 1980s में। पोस्ट मॉडर्निज्म बिकेम ए ट्रेंड इन द ज्योग्राफी। इट इज अ थ्योरेटिकल अप्रोच टू ह्यूमन ज्योग्राफी। इट बॉर्न एज अ क्रिटिक अप्रोच अगेंस्ट मॉडर्निज्म। साइंस इज अ मैटर ऑफ फेथ जस्ट एज मच एज एनीथिंग एल्स। पोस्ट मॉडर्निज्म सीम टू थ्रो रीजन इटसेल्फ इनटू डाउट। कई सारे थीम हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे मॉरल फिलॉसफी, मॉरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल मोरालिटी, प्रोसेस ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन, कंस्ट्रक्शन एंड बाउंड्री ऑफ सेल्फ, ग्लोबलाइजेशन एंड टेरिटरी, सोशल कल्चर एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। बाकी यहाँ पर ये सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ये बेसिकली आप लोगों को एक राइटअप दे दिया गया है जिसको कि आप लोग इसे याद कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है जो पोस्ट मॉडर्निज्म का कंसेप्ट है, बट स्टिल हम लोग इसको डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कहीं भूल भटक करके इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए तो आप शॉर्ट नोट लिखने लायक रहें। तो यह हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया जो हमारे ये अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट थे। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर के, जैसे हमारी इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट है, सोवियत स्कूल है और चाइनीज़ स्कूल है। तो ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट और उनके जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर ये सब जब हो जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और हमारा जो कल्चरल रीजन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो सिलेबस में बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और जो भी डाउट रहेगा वो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एंड अब जो चीज़ें रहेंगी वो अब एनालिसिस बेस्ड रहेंगी, थीम बेस्ड रहेंगी। इन 1 और 2 क्लासेस, 1-2 क्लास में हम लोग ये पूरा जो पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो बचा हुआ पोर्शन इस टॉपिक का है उसको हम लोग कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।